फ्रेंड्स, जापान, ये नाम सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? एक डेवलपिंग कंट्री जिसके पास ब्यूटीफुल कल्चर होने के साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का भंडार है। यस, यू आर राइट, आप जापान के बारे में बिल्कुल सही सोचते हो। लेकिन जापान का एक दूसरा चेहरा भी है जो बहुत ज्यादा भयानक है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके का दिखता है, चारों तरफ सिर्फ तबाही। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि जापान बदकिस्मती से एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा सुनामीज और अर्थक्वेक्स का इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और यहां पर बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज भी मौजूद हैं। बट द क्वेश्चन इज कि आखिर ये सब जापान के साथ ही क्यों होता है, और आखिर वो इन सभी नेचुरल डिजास्टर से डील कर हर एक सेक्टर में ग्रोथ कैसे कर पाता है? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस स्पेशल से वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, साल 2022 के पूरे साल में 300 अर्थक्वेक्स को जापान में रिकॉर्ड किया गया था। और अगर आपको यही नंबर चौंका रहा है तो जरा रुकिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर 2024 तो जापान के लिए और भी ज्यादा खराब था। बिकॉज 1 जनवरी 2024 जब पूरी दुनिया न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में डूबी हुई थी, तभी जापान के दरवाजे पर दस्तक देती है एक कयामत, जिस कयामत का नाम था नोटो पेनिनसुला अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक 7.6 मैग्नीट्यूड का था, जिसने चारों तरफ तबाही मचा दी। और यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि इस विशाल से अर्थक्वेक के बाद जापान में सिर्फ इस एक दिन के अंदर 155 छोटे बड़े भूकंप को रिकॉर्ड किया गया। इस वजह से समुद्र में इतनी ज्यादा डिस्टरबेंस हुई कि 1.2 मीटर लंबी एक सुनामी जापान के वेस्ट कोस्ट से जाकर टकरा गई। ध्यान से देखिए, यही है वो जगह नोटो पेनिनसुला जहां पर इन अर्थक्वेक्स का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिला, और ये थी एपिसेंटर, जहां से इन सभी भूकंपों ने जन्म लिया। इस भूकंप का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि नोटो पेनिनसुला जापान के कैपिटल टोक्यो से लगभग 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी टोक्यो में भी इस अर्थक्वेक को महसूस किया गया था। अब इन सारी तबाहियों की वजह से एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि आखिर जापान की इतनी बुरी स्थिति के पीछे किस चीज का हाथ है? दोस्तों, हमारे इस सवाल का जवाब भी वर्ल्ड मैप के अंदर ही छुपा हुआ है। इस मैप को ध्यान से देखिए, जिसमें आपको दुनिया के 16 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स को दिखाया जा रहा है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ के आउटर मोस्ट लेयर्स होते हैं, जो क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन अर्थ के कोर में जनरेट होने वाली हीट से कॉन्वेक्शनल करंट्स निकलते हैं, जिस वजह से ये टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे मूव करने लगती हैं। और धीरे धीरे मूव करते हुए जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, तब आता है एक भयानक भूकंप। इसी वजह से दो देश हमें इन टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पर देखने को मिलते हैं, वहां पर भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं। और जापान की स्पेशलिटी ये है कि जापान एक ऐसी जगह पर है जहां पर 4 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से मीट करती हैं। ये 4 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं पैसिफिक प्लेट, फिलीपीन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। अब सिंपली कहूँ तो यही 4 ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिनकी वजह से जापान में इतनी ज्यादा भयानक भूकंप देखने को मिलते हैं। अब यही कंडीशन दूसरे देशों के साथ भी एप्लीकेबल है, जैसे कि अगर आप देखें इंडियन प्लेट को और यूरेशियन प्लेट को, तो उसके बीच में नेपाल लाई करता है। इसी वजह से वहां पर भी बहुत से बड़े बड़े भूकंप हमें देखने को मिलते हैं। और मेजरली भूकंप जो आपको इंडिया में भी देखने को मिलते हैं, उनमें में से ज्यादातर भूकंपों का एपिसेंटर इन्हीं दोनों प्लेट्स के बीच में ही होता है। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन के बिल्कुल ही अपोजिट जाएं, जैसे रशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में, तो वहां पर बहुत रेयरली कोई भूकंप हमें देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि वहां पर भूकंप नहीं आते, लेकिन वहां पर बड़े भूकंप हमें बहुत दिनों बाद देखने को मिलते हैं, और कुछ भूकंप जो आते भी हैं वो बहुत कम मैग्नीट्यूड के होते हैं। अब देखिए दोस्तों, जितने भी इस टाइप के नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं ना, जैसे कि अर्थक्वेक्स और सुनामीज, वो डिपेंड करते हैं द वे ऑफ कोलिजन पर, कि आखिर कैसे ये बाउंड्रीज एक दूसरे से कोलाइड कर रही हैं, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है, जो 3 बाउंड्रीज को जन्म देता है। पहला, कॉन्वर्जेंट बाउंड्री, जिसमें एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे टेक्टोनिक प्लेट से टकराकर उसके अंदर चली जाती है। दूसरा, डाइवर्जेंट बाउंड्री, जब दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर मूव करने लगती हैं। और तीसरा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जब दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के अपोजिट मूव करती हैं। और इन तीनों कंडीशंस में से सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। और अगर बात करें पैसिफिक प्लेट की, जिसमें जापान का ज्यादातर हिस्सा लाई करता है, तो वो एक कन्वर्जेंट बाउंड्री है, और उसमें भी एक स्पेशल क्राइटेरिया है जिसे हम कहते हैं सबडक्शन जोन, जहां पर सबसे ज्यादा खतरनाक भूकंप देखने को मिलते हैं।
क्योंकि सबडक्शन जोन में कोलिजन इतना ज्यादा भयानक होता है कि इसमें दूसरी टेक्टोनिक प्लेट सीधा मेंटल के अंदर चली जाती है। इस वजह से समुद्र के अंदर भी बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, जिसे हम ट्रेंच के नाम से जानते हैं। ये ट्रेंच नॉर्मली समुद्र में बहुत गहराई तक जाते हैं, जो नॉर्मल सी विड्थ से 3 से 4 किलोमीटर ज्यादा गहरे होते हैं। और इस समय दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट, जिसे हम चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं, वो भी एक ट्रेंच के अंदर मौजूद है, जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच। वैसे तो आपने मरियाना ट्रेंच के बारे में बहुत सी वीडियो में, बहुत सी किताबों में जान लिया होगा, लेकिन जो चीज अभी तक आप नहीं जानते वो शायद ये है कि जापान भी एक ट्रेंच के बहुत ज्यादा करीब है, जिसे हम जापानीज ट्रेंच के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी समुद्र 8.4 किलोमीटर गहरा है। जापान एक इकलौता देश है जो इतने गहरे समुद्र के इतना ज्यादा करीब है। इस मैप को देखिए, ये मैप आपको दिखाता है कि कौन सा देश कितने ज्यादा गहरे पानी के करीब है। पानी का जितना ही ज्यादा लाइट कलर होता है, वो पानी उतना ही कम गहरा होता है, और जितना ज्यादा डार्क कलर पानी का आपको देखने को मिलेगा, पानी उतना ही ज्यादा गहरा होगा। तो अगर आप इंडिया की कोस्ट लाइन्स को देखें, अफ्रीका की कोस्ट लाइन्स को देखें, साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन्स को देखें, तो वो सब लाइट कलर से बनी हुई हैं। यानी यहाँ पर समुद्र कम गहरा है। लेकिन अगर आप जापान के कोस्ट लाइन्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पूरे जापान के राइट साइड्स पर कितना ज्यादा डार्क कलर मौजूद है। और यहीं पर मौजूद है जापान ट्रेंच। और इस जापान ट्रेंच के एग्जैक्टली ऊपर से एक इमेजिनरी फायर लाइन गुजरती है, जिसे हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं, जहां पर हमें सबसे ज्यादा टेक्टोनिक मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं और सबसे ज्यादा इरप्शंस भी इन्हीं रीजन्स में होते हैं। और बदकिस्मती से जापान इस रिंग ऑफ फायर के बिल्कुल बीच में लाई करता है। यही वजह है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा सुनामी, इतने ज्यादा अर्थक्वेक्स और इतने ज्यादा वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो जापान ट्रेंच के इतना ज्यादा करीब है कि समुद्र से उठी हुई लहरों को ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता और वो सीधा जाकर जापान के वेस्ट कोस्ट से टकरा जाती हैं। इसी वजह से जापान में हमें अर्थक्वेक्स और सुनामीज इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती हैं। इवन सुनामी खुद ही एक जापानीज वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है हार्बर वेव्स। तो शायद अब आप जानते हैं कि आखिर क्यों जापान को वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्री का खिताब मिला है। लेकिन इतनी बुरी स्थिति होने के बाद भी जापान खुद को एक हेवन का टाइटल दिए हुए है। लेकिन आखिर कैसे जापान इन सभी दिक्कतों से डील कर पाता है? आइए अब इस चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अर्थक्वेक से बचने के लिए जापान पहले तो 3 मेजर स्टेप्स लेता है। पहला तो ये कि जापान के हर एक नागरिक को एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है भूकंप से बचने के लिए, कि अगर आप एक ऐसी कंडीशन में फंस भी जाओ तो आप अपनी जान कैसे बचा सकते हो। दूसरा, आपको जापान के ज्यादातर घरों में ये स्पेशल डिजाइन बेड्स देखने को मिलेंगे, जिसमें वेल डिजाइन सेंसर्स लगे होते हैं, जो अर्थक्वेक्स को पहले ही डिटेक्ट कर आपको सेफ रखते हैं। हाँ, दिखने में भले ही अजीब है, लेकिन मुश्किल वक्त में आपकी ये बेड्स जान बचा सकते हैं। और तीसरा स्टेप जापान की गवर्नमेंट लेती है बिल्डिंग्स को बचाने के लिए। इसीलिए अगर कोई आदमी अपना पर्सनल घर भी बना रहा है तो इसे इन 3 स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। बिल्डिंग्स जितनी ज्यादा ऊंची होती हैं, उनके लिए उतना ही हार्ड स्टैंडर्ड बनाया जाता है। और यही रीजन है जिसकी वजह से 9 मैग्नीट्यूड के भूकंप आ जाने के बाद भी जापान के स्काई स्क्रैपर सीधे खड़े रहते हैं। जापान में इतने ज्यादा सोल्यूशन होने की वजह से ही जब एक दिन में जापान में 155 भूकंप आए थे तो सिर्फ 98 लोगों की मौत हुई थी। और अगर यही सिचुएशन दूसरे किसी देश में क्रिएट हुई होती तो शायद करोड़ों लोग मारे जाते। दूसरी प्रॉब्लम जो ज्यादातर जापान को फेस करनी पड़ती है वो है सुनामी। सुनामी से बचने के लिए भी जापान का देश 5 स्टेप्स को फॉलो करता है। पहला, सुनामी कंट्रोल फॉरेस्ट जापान में बनाए गए हैं, जहां पर बहुत से ट्रीज को प्लांट किया गया है सुनामी की ताकत को कम करने के लिए। जापान ने कोस्टल डाइक्स बनाई हैं। ये चीजें कुछ इस तरीके की दिखती हैं, जिन्हें बनाना भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये सुनामी के इम्पैक्ट को ज्यादातर कम कर देती हैं। इसके अलावा जापान की सरकार ने जगह जगह पर सुनामी सेवर टावर्स बनाए हुए हैं, जो 90 मीटर तक ऊंचे होते हैं। लोग इमरजेंसी सिचुएशन में इसके ऊपर चढ़कर अपनी जान को बचा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लोगों को सुनामी से बचने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है कि आखिर उन्हें क्या करना है ऐसे हार्श कंडीशन में। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जापान की सरकार ने अपने कोस्टल रीजन्स पर बड़े बड़े सी वॉल्स बनाए हैं।
वैसे तो ये सी वॉल्स काफी हद तक सुनामी के इम्पैक्ट को कम कर पाती हैं, लेकिन कई बार ये फेल भी हो जाती हैं, क्योंकि 2011 में जब जापान में तोहोकू अर्थक्वेक आया था, तब इस वजह से बहुत बड़ी सुनामी ने भी जन्म लिया था और उसे रोकने में ये सी वॉल्स बिल्कुल फेल हो गई थी। आप इस वीडियो में सुनामी के इम्पैक्ट को देख सकते हो। तो दोस्तों, ये थी जापान की कहानी, जिसमें हमने जाना कि जापान बदकिस्मती से किस जगह पर फंसा हुआ है, जिस वजह से उसे रोजाना अर्थक्वेक, सुनामी और वोल्केनिक इरप्शन का सामना करना पड़ता है। लेकिन आखिर वो सभी चीजों का सल्यूशन खोजकर किस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये भी हमने देखा। इसीलिए जापान हमें सिखाता है कि चाहे कंडीशंस कितनी भी बुरी हों, हमें आगे बढ़ना बंद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। अगर आप जापान की हिस्ट्री या किसी और मिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं उस पर भी फुल डिटेल वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।